स्वागत है आपका फिजिक्स पाठशाला में। तो आइए हम लोग देखते हैं आज क्या है थर्मोडायनेमिक्स का जीरो नियम कौन सा है या किस प्रकार से है। तो देखो दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करें कि स्टेटमेंट क्या है इस थर्मोडायनेमिक्स के जीरो नियम का, तो इसको देखो हम लोग ऐसे समझते हैं। इस नियम के अनुसार अगर कोई दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ परस्पर ऊष्मीय संतुलन में है तो वे दोनों वस्तुएं भी आपस में कैसी होंगी, ऊष्मीय संतुलन में होंगी। फॉर एग्जाम्पल के हम लोग ऐसे समझते हैं, मानो कोई तीन वस्तुएं हैं ए, बी और सी, जिसमें ए वस्तु जो है वो सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है और जो बी वस्तु है वो भी सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरो नियम है वो ये कहता है कि जो ए और बी वस्तुएं हैं वो भी कैसे होंगी, आपस में ऊष्मीय संतुलन में होंगी। तो देखो, जो ऊष्मीय संतुलन था उसमें हम लोग कल देख चुके हैं, अपना पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि ऊष्मीय संतुलन क्या होता है, तो वो तो आप लोगों को क्लियर है। चलो तो हम लोग देखते हैं इसमें जीरो नियम को कुछ प्रैक्टिकल से समझते हैं, प्रयोग के द्वारा समझते हैं। तो देखो, हम लोगों ने ये मान लिया, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं इसको। हम लोगों ने माना एक पात्र है, इस प्रकार से एक बर्तन ले लिया हमने, एक निकाय ले लिया, एक बर्तन इस प्रकार से। इसमें हमने माना तीन वस्तुएं रखी हुई हैं। देखो, पहली वस्तु हो गई अपनी ए, दूसरी वस्तु है बी और तीसरी वस्तु है सी। देखो, जो वस्तु ए और बी है इसको हमने पृथक कर दिया है, ऐसे कह दो थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है एक दीवार के द्वारा। और ये कौन सी दीवार है? ये है अपनी रुद्धोष्म दीवार। देखो, जो हमने ऐसे डस्ट करके बनाई है इसका मतलब है रुद्धोष्म दीवार। और रुद्धोष्म का मतलब क्या होता है? रुद्धोष्म का, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में, रुद्धोष्म का मतलब होता है एक ऐसी दीवार जो अपने अंदर से क्या करती है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने देती है। तो देखो, ये पूरी क्या है, ये बाउंड्री जो है इस पूरे सिस्टम में वो भी रुद्धोष्म दीवार है। और ये जो बी वस्तु है इसको हमने एक दीवार से पृथक कर दिया है और ये कैसी दीवार है, ये अपनी रुद्धोष्म दीवार। ठीक है। ए का और सी के साथ संबंध, वस्तु ए और वस्तु सी, या ऐसे कह लो वस्तु बी और वस्तु सी, इसको भी हमने क्या कर दिया है, परस्पर एक दीवार से पृथक कर दिया है। ये कौन सी दीवार है? यह है ऊष्मा की चालक दीवार। अर्थात ऊष्मा चालक दीवार से मतलब क्या है, कल हमने इसको पढ़ा भी था अपने पहले लेक्चर में। ऊष्मा चालक दीवार से मतलब देखो, एक ऐसी दीवार, ऊष्मा चालक दीवार से मतलब जैसे उसके नाम से ही क्लियर हो रहा, चालक मतलब जिसमें से ऊष्मा का प्रवाह हो सके, चालक मतलब जिसमें प्रवाह हो सके किसी भी चीज का, जैसे विद्युत चालक मतलब विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पे ऊष्मा चालक से मतलब क्या है, एक ऐसी दीवार जिसमें से ऊष्मा का प्रवाह हो सके, वो ऊष्मा चालक दीवार। तो देखो, एक बार बताओ, ध्यान से देखना आप लोग बताना इसको। वस्तु ए और वस्तु बी पृथक है एक ऊष्मा चालक दीवार से। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऊष्मा का प्रवाह ए से बी की तरफ हो सकता है, ए से सी की तरफ हो सकता है, या सी से ए की तरफ हो सकता है। अर्थात अब इसको ऐसे कह देंगे, जो वस्तु ए है और जो वस्तु सी है वो कैसी है, ऊष्मीय संतुलन में है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, ए से ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। देखो, इसको ऐसे समझ लो, ए से ऊष्मा का प्रवाह सी की तरफ हो सकता है, या ऐसे कह लो सी से ए की तरफ हो सकता है। क्यों? ये ऊष्मा चालक दीवार है। कैसी दीवार है? ऊष्मा चालक दीवार। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जो वस्तु बी है और जो वस्तु सी है वो भी कैसे पृथक कहते हैं, कैसे सेपरेट किया हुआ है हमने? हम लोगों ने सेपरेट किया है ऊष्मा चालक दीवार के माध्यम से। तो एक बार बताओ आप लोग, यहाँ से ऊष्मा का प्रवाह इस तरफ हो सकता है या यहाँ से ऊष्मा का प्रवाह इस तरफ हो सकता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि जो वस्तु बी है और जो वस्तु सी है वो कैसी है, वो परस्पर ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? देखो, क्या क्लियर हो गया, वस्तु ए और वस्तु सी ये परस्पर ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है, और जो वस्तु बी है और जो वस्तु सी है वो भी परस्पर ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में। मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है और इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। अब हम बात करते हैं वस्तु ए और बी की। तो देखो, हम लोगों ने कैसा रखा हुआ है बताओ, हम लोगों ने वस्तु ए और बी को एक दीवार से पृथक किया हुआ है, और वो दीवार कैसी है, वो है रुद्धोष्म दीवार। अर्थात ना इस तरफ से इस तरफ ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, मतलब ना इस तरफ से ऊष्मा इस तरफ प्रवाहित होगी और ना ही इस तरफ से ऊष्मा इस तरफ प्रवाहित होगी। तो जब हम इस प्रयोग में देखते हैं कि क्या दोनों की तापीय अवस्था समान है, ऊष्मीय अवस्था समान है, तो हम पाते हैं कि वस्तु ए की जो ऊष्मीय अवस्था है और जो वस्तु बी की ऊष्मीय अवस्था है, मतलब जो ए की ऊष्मीय अवस्था है और जो बी की ऊष्मीय अवस्था है वो कैसी है, समान है। जब ऊष्मीय अवस्था समान है तो क्या हो जाएगा, वस्तु ए और वस्तु बी कैसी हो जाएंगी, उसमें संतुलन की अवस्था में हो जाएंगी। इसी बात को हम लोग थोड़ा सा देखो अलग तरीके से बोल रहे हैं। अगर हम क्या करें
ये दोनों ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है, ए और सी, और बी और सी भी ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में। और ए और बी जो कैसी है, एक रुद्धुष्व दीवार से पृथक्कृत है। अगर हम क्या करें, इस दीवार को हटा दें तो बताओ दोस्तों क्या होना चाहिए। अब ये रुद्धुष्व दीवार थी, एक प्रकार से कह लो बैरियर था जो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने दे रहा था। लेकिन अगर हमने इस दीवार को हटा दिया तो कुछ ऊष्मा इस तरफ प्रवाहित होनी चाहिए, या फिर ऐसे कह लो ऊष्मा का इस तरफ प्रवाह होना चाहिए। अर्थात सीधा सीधा हम ऐसे कहते हैं क्या कि इसकी ऊष्मा में कुछ परिवर्तन होने चाहिए ऊष्मीय अवस्था में, या ऐसे का तो इसकी ऊष्मीय अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। क्यों देखो जैसे हमारे पास मान लो कुछ पैसे हैं, अगर हम कुछ किसी को दे रहे हैं या किसी से कुछ पैसे ले रहे हैं तो कुछ न कुछ पैसों की जो अवस्था होगी, हमारे पैसों का जो अमाउंट होगा उसमें परिवर्तन होगा। सेम उसी प्रकार से अगर मान लो हमने इस दीवार को हटा दिया जो अभी बीच में रुद्धुष्व दीवार थी, जो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने दे रही थी, तो कुछ इस तरफ से ऊष्मा इस तरफ जानी चाहिए, या फिर इस तरफ से ऐसे करो इस तरफ जानी चाहिए, तभी तो ऊष्मा का प्रवाह होगा। लेकिन जब हम इस दीवार को हटाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह ना तो ए से बी की तरफ होता है और ना ही बी से ए की तरफ होता है। ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों कैसी हो, ऊष्मा की समान अवस्था में हो। अर्थात जो ऊष्मा की ऊष्मीय अवस्था इसकी है वस्तु बी की, वही ऊष्मीय अवस्था अगर वस्तु ए की होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों में से किसी में ऊष्मा का, देखो जिस स्टेज पे ए व्यक्ति है उसी स्टेज पे ए व्यक्ति है, तो क्या करेगा, दोनों सेम स्टेज पे है। तो इस प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं कि ना तो इसमें से ऊष्मा का प्रवाह इस तरफ होगा और ना इस तरफ से ऊष्मा का प्रवाह इस तरफ होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु ए और वस्तु बी कैसी होगी, समान ऊष्मीय अवस्था में होगी। देखो अपना स्टेटमेंट क्या था, ध्यान से सुनना पहले फिर से। अगर कोई दो वस्तु परस्पर ऊष्मीय संतुलन में हो, समझना ध्यान से देखना, अगर कोई दो वस्तु ए और बी किसी तीसरी वस्तु के साथ, तीसरी वस्तु कौन सी होगी, सी, परस्पर कैसे हो, ऊष्मीय संतुलन में हो, मतलब ए वाली वस्तु इसके साथ ऊष्मीय संतुलन में है, ए वाली वस्तु इसके साथ ऊष्मीय संतुलन में है, तो जो दोनों वस्तुएं होंगी वो भी आपस में कैसी हो जाएंगी, ऊष्मीय संतुलन में हो जाएंगी। तो ये हो गया अपना थर्मोडायनामिक्स का जीरो। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर आप लोगों को हम दे दें। तो देखो दोस्तों हम फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो गया अपना थर्मोडायनामिक्स का जीरो नियम। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेम्परेचर ऑफ कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उसकी अवधारणा क्या है, या ताप की अवधारणा क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया थर्मोडायनामिक्स का जीरो नियम। अब हम देखते हैं टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या है। तो देखो अभी हम एक बार बताओ, अभी हम लोगों ने ऊष्मागतिकी का जीरोवा नियम पढ़ लिया। तो ऊष्मागतिकी का जीरोवा नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई एक वस्तु है, मतलब एग्जाम्पल से समझ रहे, ये वस्तु ए है, इसको हमने नाम दे दिया ए, और हमने एक नाम दे दिया दूसरी वस्तु को बी। तो देखो अभी हम लोगों ने जो ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम पढ़ा है, जीरोवां नियम पढ़ा है, इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर कोई दो वस्तुओं को हम परस्पर संपर्क में रखते हैं तो उसमें से क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ और दूसरी वस्तु से पहली वस्तु की तरफ। कब तक होता रहेगा, जब तक कि वो उसमें संतुलन में ना हो जाए। या ऐसी बात को हम ऐसे कर रहे हैं, आप समझना थोड़ा सा। ऊष्मागतिकी का जो जीरो नियम है वो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है या ऊष्मा प्रवाह को बताता है। अगर कोई दो वस्तुओं को परस्पर उसमें संतुलन में रख दें और उनमें ऊष्मा को कोई प्रवाह ना हो, जैसे हमने इनको एक दूसरे के संपर्क में रख दिया, ए रख दिया, लेकिन में कोई भी ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु ए और वस्तु बी परस्पर कैसी है, समान ऊष्मीय अवस्था में है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु ए और वस्तु बी कैसी है, ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में। अभी यार हमने पढ़ा है ऊष्मागतिकी का जीरो नियम, उसी के अनुसार। लेकिन अगर आप लोग ऐसे समझ लो, अगर हमने कोई वस्तु, दो वस्तु है, इसको कुछ दूसरा नाम दिए दे रहे हैं, इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। अगर कोई दो वस्तु है सी और डी, इसको अगर हम परस्पर ऊष्मीय संतुलन में रख, मतलब परस्पर संपर्क में रखते हैं, देखो हमने ये परस्पर संपर्क में रख दिया, ये रख दिया, यदि ऊष्मा का प्रवाह सी से डी की तरफ होता है, यदि ऊष्मा का प्रवाह सी से डी की तरफ होता है, तो हम क्या कहेंगे, जो वस्तु सी है वो उच्च ऊष्मीय अवस्था पे है और जो वस्तु बी है, सॉरी डी है, वो कैसी है, निम्न ऊष्मीय अवस्था पे है।
इसी बात को ऐसे कह देंगे, वस्तु C का ताप ज्यादा है, ऊष्मीय अवस्था को हम ताप के द्वारा व्यक्त करेंगे। किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था होगी उसको हम एक टर्म यूज करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर। तो वस्तु जो C है वो उच्च तापीय अवस्था में है, ऐसे कह लो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और वस्तु D का टेम्परेचर कैसा है, कम है। या ऐसी बात को ऐसे कह लो कि वस्तु जो D है कैसी है, निम्न तापीय अवस्था में। लेकिन अगर अंदर ऐसा ना हो कि ऐसा हुआ, इसको मिटा दे रहे, जब हमने वस्तु C और वस्तु D को परस्पर संपर्क में रखा तो जो ऊष्मा का प्रवाह है वो क्या होने लगा, वस्तु D से C की तरफ होने लगा। तो फिर हम क्या कहेंगे, जो वस्तु D है वो कैसी है, उच्च तापीय अवस्था पे है। या ऐसे कह लो वस्तु D का टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है, और वस्तु C जो है वो कैसी है, निम्न तापीय अवस्था पे है। अर्थात ऐसे कह दो कि वस्तु C का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, कम है। इसी बात को हम ऐसे कह देख लाइन में, अगर किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाता है, ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगर किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाता है और संपर्क में रखने पर अगर उन दोनों में ऊष्मा का प्रवाह होने लगे, तो जिस वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह होता है, जिस वस्तु से ऊष्मा का प्रवाह होता है वो वस्तु उच्च ऊष्मीय अवस्था पर होती है। अच्छा ऐसा कह लो इसी बात को, वो वस्तु उच्च ताप पर होती है, तथा जिस वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है वो वस्तु कैसी होती है, निम्न तापीय अवस्था पर होती है, निम्न ऊष्मीय अवस्था पर होती है। ऐसे कह लो निम्न ताप पर होती है। तो हो गया टेम्परेचर का कंसेप्ट। अर्थात टेम्परेचर में क्या बताता है, अर्थात ऊष्मा का जो प्रवाह है वो क्या बताता है, ऊष्मा का प्रवाह में ये बताता है कि वस्तु का, जिस वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा होगा ऊष्मा उस वस्तु से, जिस वस्तु का टेम्परेचर कम होगा उस वस्तु की तरफ क्या होगी, प्रवाहित होगी। और कब तक प्रवाहित होती रहेगी, जब तक कि दोनों वस्तुएं परस्पर उसमें संतुलन में ना जाए। अर्थात ऐसे कह लो जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप जो टेम्परेचर है वो कैसा ना हो जाए, परस्पर समान ना हो जाए। इसी बात को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। हम कैसे कहते हैं इसको कि जो ताप होता है टेम्परेचर, वो किसी भी ऊष्मागतिक निकाय का संतुलन की अवस्था को निर्धारित करता है। समझना आप ध्यान से, एक लाइन में बोले टेम्परेचर क्या है। तो जो टेम्परेचर होता है वो किसी भी ऊष्मागतिक निकाय की संतुलन की अवस्था को निर्धारित करता है, या ऐसे कह लो नियंत्रित करता है। कैसे, अगर हमने मान लिया निकाय, कोई भी ऊष्मागतिक निकाय मान लिया, कोई वस्तु मान ली, कोई भी बोल सकते हैं हम लोग, या हमने ये मान लिया कोई निकाय है, या हमने ये मान लिया ये निकाय बी है, अलग अलग स्थितियों में है ऊष्मा की। अगर मान लो उन दोनों को संपर्कित कर दिया, संपर्क में ले आया, जोड़ दिया किसी ऊष्मा चालक तार से या दीवार से। अब ध्यान से देखना आप लोग, तो क्या होगा जब हम दो वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, संपर्क में ला रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों वस्तुओं में से ऊष्मा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। मान लो हमने ऐसा मान लिया जो वस्तु ए है उच्च ऊष्मीय अवस्था में है और जो वस्तु बी है वो निम्न ऊष्मीय अवस्था में है। तो क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह वस्तु ए से, इसका ऊष्मीय स्तर अधिक है और इसका ऊष्मीय स्तर कैसा है, कम है। तो वस्तु ए से वस्तु बी तक क्या होने लगेगा, ऊष्मा का प्रवाह होने लगेगा। और प्रवाह कब तक होगा, प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का जो ऊष्मीय स्तर है वो कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए। अर्थात ये प्रवाह होता रहेगा और लास्ट में क्या हो जाएगी, वस्तु ए की ऊष्मीय अवस्था बराबर हो जाएगी वस्तु बी की ऊष्मीय अवस्था। अर्थात ऐसे कह देंगे जो वस्तु ए का टेम्परेचर हो जाएगा वही वस्तु बी का टेम्परेचर हो जाएगा। ध्यान सुनना, मैं एक लाइन में बोले टेम्परेचर क्या है। जो टेम्परेचर होता है वो किसी भी ऊष्मागतिक निकाय का उसमें संतुलन को नियंत्रित करता है। समझना, देखो क्या है, ये मान लो ये ऊष्मागतिक निकाय था तो इसका उसमें संतुलन को कैसे नियंत्रित किया, ये उच्च ऊष्मीय अवस्था में था और एक था निम्न ऊष्मीय अवस्था में, तो ऊष्मा अवस्था का प्रवाह किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ। और इस प्रकार से क्या हो गया, इस टेम्परेचर ने क्या कर दिया, इसका संतुलन नियंत्रित किया। मतलब अगर ज्यादा टेम्परेचर पे होगा कोई भी निकाय या वस्तु तो वो क्या करेगी, अपने आसपास जो निम्न टेम्परेचर की वस्तु है उसके साथ संतुलन में आने के लिए क्या कर देगी, ऊष्मा का प्रवाह कर देगी, निकाल देगी। ऊष्मा कब तक निकालती रहेगी, या ऐसे कह लो ऊष्मा दूसरी वस्तुओं को प्रदान कर देगी जो उसके संपर्क में। वो कब तक करती रहेगी प्रदान, जब तक कि आसपास का जो वातावरण है या ऐसे कह लो जो वस्तुएं हैं वो उसके साथ उसमें संतुलन में आ जाए। या ऐसी बात को हम दूसरे प्रकार से कह दे रहे हैं,
अगर कोई वस्तु मान लो बी है, निम्न ताप पर है, या ऐसे करो निम्न ऊष्मीय अवस्था में है, तो क्या करेगी? अगर हम आसपास किसी दूसरी वस्तुओं के साथ संतुलन में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, तो क्या करेगी? दूसरी वस्तुओं से ऊष्मा को अपनी तरफ खींचेगी। कब तक खींचती रहेगी? जब तक कि आसपास के वातावरण की वस्तुओं के साथ वो कैसी नहीं हो जाए, उसमें संतुलन की अवस्था में ना हो जाए। इसी बात को ऐसे तो समान ताप पर ना हो जाए। तो एक लाइन में हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो ध्यान से फिर से सुनना, जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो किसी भी ऊष्मागतिक वस्तुओं की या निकायों की उसमें संतुलन की अवस्था को निर्धारित करता है या नियंत्रित करता है। क्लियर होगी ये वाली लाइन? नियंत्रित करने से मतलब अगर वो ज्यादा टेम्परेचर पे होगी वस्तु दूसरी वस्तुओं की तुलना में, तो ऊष्मा का प्रदान करेगी उसमें संतुलन में आने के लिए, और वो कम टेम्परेचर पे होगी तो ऊष्मा को अवशोषित करेगी। तो यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? ठीक है, चलो हम लोग देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा है, कई सारे सवाल भी बनते हैं इसमें, छोटे छोटे आपके बीएससी के एग्जाम हो गए, 11th-12th में भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, और आपका जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा उसमें भी ढेर सारे इसमें से आपको सवाल मिल सकते हैं। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं ऊष्मागतिक निकाय द्वारा है ऊष्मागतिक निकाय पर किया गया कार्य कितना होगा, किस प्रकार से होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक चित्र बना रहे हैं, ध्यान से देखना आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मान लो कोई पात्र है, एक सिलेंडर है, और उसमें क्या है, कोई गैस भरी हुई है, तो गैसीय निकाय बोल सकते हैं उस सिलेंडर को। तो इस गैसीय निकाय द्वारा कार्य कितना होगा, या गैसीय निकाय पर किया गया कार्य कितना होगा, तो इसकी हम लोग देखते हैं, गणना करते हैं। तो देखो पहले हम लोग इस प्रैक्टिकल को देखते हैं, आप लोग थोड़ा समझना अच्छे से। हमने माना देखिए एक सिलेंडर है, इसमें एक गैस भरी हुई है, जो कौन से दाव पे भरी हुई है, पी दाव पे भरी हुई है। ये कैसा है, ऊष्मा का चालक हमने मान लिया पिस्टन है। ये जो पिस्टन है जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये ऊष्मा चालक है, जो अभी किस पोजीशन में है, ये पोजीशन में। गैस का दाव पी है, कोई गैस भरी हुई है, कोई निश्चित आयतन पे भरी हुई होगी, मान लो अपने आयतन मान लिया भी है, भी आयतन पे भरी हुई है। एक गैस है पी दाव पर और भी आयतन पे इस पिस्टन के माध्यम से इस सिलेंडर में भरी हुई है। देखो ये हमने मान लिया कुछ वेट रखा हुआ है, 1 2 3 4 मान लीजिए, ऐसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल 4 किलो का वेट रखा हुआ है, गैस बन जाए। अगर देखो ध्यान से देखना, अगर मान लो हम क्या करें, इसमें से कुछ वेट उठा दें, ये कुछ वेट उठा दिया, तो क्या करेगी ये गैस, क्या करेगी, दाव से
दाव लगा रही है गैस, गैस दाव से क्या करेगी, इस पिस्टन को धक्का देगी ऊपर की तरफ, और हमने ये मान लिया कि ये धक्का देके कहाँ पे पहुंचा देगी, ये स्थिति बी में पहुंचा देगी। अभी ए में थी जो पिस्टन था, अब स्थिति बी में होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा इस पिस्टन में विस्थापन कितना हो गया, इस पिस्टन में जो विस्थापन है वो हो गया डेल्टा एक्स का, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, हमने ये माना कि जो पिस्टन है वो ऊष्मा चालक पिस्टन है, अर्थात कुछ भी ऊष्मा का जो आदान प्रदान होगा वो इसमें से हो सकता है। तो एक बार बताओ, जब हम इसमें से कुछ वेट उठाते हैं, यहाँ से एक वेट उठा लिया, एक वेट उठा लिया, तो क्या होगा, गैस कुछ बल लगाती है, ऐसे कह लो कुछ प्रेशर द्वारा ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, और ये पिस्टन खिसक कर ए स्थिति से कहाँ पे पहुंच जाता है, बी स्थिति में पहुंच जाता है। कितना विस्थापन होता है पिस्टन में, डेल्टा एक्स का विस्थापन होता है। तो देखो इस स्थिति में क्या होता है, गैस द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, अर्थात जैसे हम कुछ वेट कम करते हैं पिस्टन से, गैस क्या करती है, धक्का देती है पिस्टन को ऊपर की तरफ, ऐसे धक्का देती है, और इस स्थिति में क्या होता है, गैस के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। और देखो पिस्टन की नई स्थिति क्या होगी, बी हो गई, तो हम इसमें गणना करेंगे गैस के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, गैस प्रसारित हो जाती है। अभी आयतन बी था, हमने मान लिया आयतन कुछ बढ़ जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमने मान लिया आयतन में डेल्टा भी की वृद्धि हो गई, परिवर्तन हो गया, तो नया आयतन क्या हो जाएगा, नया आयतन जो हो जाएगा v पहले था इतना बढ़ गया तो v प्लस डी भी हो जाएगा। दूसरी बात समझते हैं हम लोग, अगर मान लो पिस्टन बी स्थिति में होता और हम इसमें कुछ वेट बढ़ा देते, ठीक है ना, अभी मान लो पिस्टन इस स्थिति में, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे गैस भरी हुई है, अगर मान लो हमने कुछ वेट और बढ़ा दिया तो वजन क्या करेगा, गैस को दबाएगा, गैस को दबाएगा, मान लो पिस्टन बी स्थिति से ए स्थिति में आ गया, मान लो सेम उल्टा देख रहे हैं हम लोग, डेल्टा एक्स का विस्थापन हो गया, इस स्थिति में आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पिस्टन जब दबेगा तो गैस पे क्या करेगा, कुछ कार्य करेगा, अर्थात इस स्थिति में पिस्टन द्वारा गैस पे कार्य किया जाएगा। जब हम इस पे वेट बढ़ा रहे तो निकाय पर ऐसे कह लो गैस पर कार्य किया जा रहा, जब इसका वेट कम कर रहे तो गैस द्वारा कार्य किया जा रहा। क्लियर है इतना आप लोगों को? चलिए समझते हैं हम लोग। तो देखो हमने ये माना, जो गैस है प्रारंभिक दाब P में है, प्रारंभिक गैस का आयतन भी है, और जो सिलेंडर है ये वाला, इस सिलेंडर का जो अनुप्रस्थ परीक्षित का क्षेत्रफल है, सिलेंडर जो पिस्टन से मतलब आप लोग ऐसे समझ लो कि एक प्रकार से सिलेंडर है, ये पिस्टन है, मान लो ऐसे लगा हुआ है, नीचे सिलेंडर है, तो ऐसे कुछ वेट रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब समझना जरा, हमने ये वाला पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, ये वाला सिलेंडर का, ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये 3D में बोल रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसको हमने मान लिया वो कितना है, वो ए है, ए है कुछ, इसको चलो ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ ए डैश मान लो, चलो ठीक है, वो क्या है, वो ए है। एक बार बताओ, गैस इस पर, जो गैस है यहाँ पे जो भरी हुई है, इस पिस्टन पे पी दाव लगा रही है, तो ऐसे करें बल कितना लगा रही होगी, तो देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है, ऐसी को ऐसे कह लो, बल बराबर नहीं, दाव बराबर देख लो पहले, दाव बराबर कितना होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9-10 में, दाव बराबर होता है बल, और बटे में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो इसको हम ऐसे कह दें क्या, ए, P बराबर क्या होता है, F अपॉन में A, तो यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू में A, A से मतलब है अनुप्रस्थ परीक्षित का क्षेत्रफल, जो इसका जो तली होगी इस पिस्टन की, उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने देखो ये माना कि इसका क्षेत्रफल इतना हो गया। अब देखो हमने ये माना कि जैसे हम पिस्टन पे से कुछ वेट उठाते हैं, ये वाला पिस्टन अभी ए डैश स्थिति में, हमने इसको ए डैश मान लिया है, जैसे हम इसमें से कुछ वेट उठाते हैं, क्या होता है, गैस द्वारा कुछ बल लगाया जाता है, और बल लगा, जैसे गैस इस पर कुछ बल से मतलब दाव लगा रही है गैस, कुछ दाव का मतलब क्या हो गया, कुछ बल लगाया जाता है, इतना बल लगाया जाता है, तो इस बल के कारण क्या होती है, जो पिस्टन ए डैश स्थिति में वो कहाँ पे पहुंच जाती है, वो विस्थापित होकर बी स्थिति में पहुंच जाती है। तो विस्थापन कितने का हो गया, विस्थापन हो गया अपना पिस्टन का, वो हो गया डेल्टा एक्स का, देखो यहां से पिस्टन यहाँ पे पहुंच गया डेल्टा एक्स। तो एक बार बताओ, अभी गैस ने पिस्टन को विस्थापित किया है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल, और गुणा में क्या होता है, विस्थापन।
यही तो होता है। तो देखते हैं बल कितना है अपना P इंटू ए, और विस्थापन कितने का हो गया, विस्थापन हो गया अपना डेल्टा एक्स का। ठीक है, जब हमने यहां से कुछ वेट उठाया तो गैस ने इसको धक्का दिया, इस पिस्टन को, गैस का प्रसार हुआ, गैस ने कुछ कार्य किया इस पे, और कितना कार्य किया, वो गैस ने इतना कार्य कर दिया। इसी बात को हम ऐसे कह देंगे, देखो पहले इसका आयतन V था, अब इसके आयतन में कितना परिवर्तन हो गया, dV का परिवर्तन हो गया। तो देखो किसी भी एक सिलेंडर है और सिलेंडर का आयतन क्या होता है, आप लोग बताओ जरा। आयतन बराबर क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणा में क्या होता है, ऊंचाई। यही तो होता है सिलेंडर का आयतन। देखो डेल्टा एक्स का ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल कितना था, ये था, तो ये कितना हो जाएगा, ये आयतन में परिवर्तन दिख रहा है, कितना आयतन बढ़ गया, क्षेत्रफल था a और ये कितना था डेल्टा एक्स। अर्थात इसको डेल्टा v को हम ऐसे बोल सकते a इंटू डेल्टा एक्स। अर्थात देखो कार्य जो होगा इसको हम चलो ऐसे मान ले रहे dw लिख ले रहे, वो कितना हो गया अपना, या डेल्टा w कह दो, चलो ठीक है, ये डेल्टा w कह दिया, वो कितना हो जाएगा अपना p, और a इंटू डी एक्स को हम क्या लिख देंगे, डेल्टा v, तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा w। अर्थात गैस द्वारा किसी पिस्टन पर किया गया, किसी निकाय में स्थित गैस द्वारा पिस्टन पर किया गया का जो कार्य होगा वो डेल्टा w बराबर कितना होगा, p इंटू dv, मतलब गैस द्वारा पिस्टन पर आरोपित दाव और आयतन में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखो इसको हम लोग थोड़ा और देख रहे हैं, हमने ऐसे माना कि प्रारंभिक जो दाव आयतन था इसको ऐसे मान ले रहे, प्रारंभ में आयतन था v1, जब हमने यहाँ पे कुछ वेट कम किया यहाँ से तो पिस्टन A' स्थिति से विस्थापित होकर B स्थिति में पहुंच गया, तो इसके बाद दाव जो आयतन था वो कितना हो गया, V2 हो गया। दाव कितना बना रहा, दाव बना रहा P, तो आयतन V1 से V2 होने में किया गया कार्य कितना होगा, तो इसी को हम ऐसे लेके ले रहे हैं, किया गया कार्य जो D होगा, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेके ले रहे हैं, आयतन कहां से V1 से कितना कहां तक, V2 तक, ये क्या कर दे रहे इसको dw लिख दे रहे, dw मतलब इस छोटा सा अल्पकार। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना p, ये तो p रहेगा, ये v2 माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका डेल्टा v, और इसको हम ऐसे लिख देंगे v2 माइनस का v1, ये हो जाएगा आपका किया गया का। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका इंटीग्रेशन किया, ये जो dw की डेल्टा w की वैल्यू थी वो यहाँ पे रख दी, p कांस्टेंट था, p तो नियत चल रहा था, इसको बाहर निकालिए, डेल्टा v, ये जो डेल्टा v है इसमें क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो p v2 माइनस का v1। तो ये हो गया किसी निकाय द्वारा, या ऐसे कह लो निकाय द्वारा गैस द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, इसको हम मानते हैं पॉजिटिव। अभी चिन्ह प्रॉपर्टी चलो हम लोग बाद में समझ लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक बार और हम थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं हम लोग। एक सिलेंडर में गैस इस प्रकार से भरी हुई थी, हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा वेट कम किया, दाव उसका P था, दाव P था, अर्थात गैस द्वारा पिस्टन पर आरोपित बल कितना था, ये वाला था, इतना बल आरोपित था। जैसे हमने कुछ वेट कम किया, पिस्टन A' स्थिति से B में पहुंच गया, कितना विस्थापन हो गया पिस्टन में, डेल्टा x का विस्थापन हो गया। ये प्रारंभिक स्थिति है, दाव P है, आयतन V है, और जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है इसका, इस सिलेंडर का, वो A है, या पिस्टन का वो A है। विस्थापन कितने का होगा, डेल्टा x का हो गया। तो जब धक्का किसको दिया, इस पिस्टन ने, इस पिस्टन को किसने धक्का दिया, गैस ने धक्का दिया है, तो फिर गैस ने कितना कार्य किया, तो देखो कार्य जो होता है वो बल चूंकि गैस ही लगा रही थी, और गुणा विस्थापन कितना धक्का दे दिया उसको, तो बल गुणा विस्थापन कैसे निकलेगा, इसको हम डेल्टा w मान रहे, छोटा सा किया गया कार्य A' स्थिति से B तक जाने में। तो देखो जो बल था वो कितना था अपना P इंटू A, और विस्थापन कितना होगा डेल्टा x का, तो ये dw क्या हो जाएगा, डेल्टा w क्या हो जाएगा, PA इंटू dx। अब देखो अगर हम बात करें कितना आयतन में परिवर्तन हो गया, जब पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो देखो आयतन होता है क्षेत्रफल किसी बेलन का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ऐसे करो तली का क्षेत्रफल और गुणा बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई यही है, सिलेंडर है अपना, बेलन है, क्षेत्रफल ये हो गया, ऊंचाई जो परिवर्तन हो गया वो क्या है, जो बेलन है वो इस प्रकार से 3D में है। हम आपको ऐसे समझा दे रहे हैं, एक मिनट रुकना थोड़ा सा।
ए मान लिया ऐसे, ए है अपना बेलन। तो ए वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग वो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ए ऐसा आपको दिख रहा है, ए बेलन है ऐसा। तो जो पिस्टन होगा, पिस्टन भी इसी भाग में लगा हुआ होगा, तो जो बेलन का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होगा वही आपका क्या हो जाएगा, पिस्टन का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। चलो देखो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आयतन कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इतना, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा वी। तो इस प्रकार से ये तो हो गया छोटा सा सूक्ष्म dx परिवर्तन में। अगर हम माने प्रारंभिक आयतन v1 था, वो आयतन v1 से v2 होने में कितना कार्य करना पड़ेगा हमारे लिए, जबकि दाव p है। तो इस dw को हमने w लिख दिया, और कहां से कहां तक परिवर्तन, v1 से v2 तक लिख रहे हैं, और dw को हम इंटीग्रेशन लिए ले रहे हैं। तो dw का मान तो ये है, तो यहाँ पे हम जब रख देंगे तो p बाहर आ जाएगा, और v2 में क्या लग जाएगी, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा अपना कितना, ए p v2 माइनस का v। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक। अब चलो हम लोग इसको आगे देखते हैं कि निकाय पर कितना कार्य किया जाएगा। दूसरा स्थिति क्या है, निकाय पर किया गया कार्य। देखो अब हमने मान लो ऐसे मान लिया पिस्टन अभी क्या है, ये बी स्थिति में, ये वेट इस प्रकार से। अगर हम इसको कुछ वेट बढ़ा दें तो पिस्टन क्या करेगा, गैस को दबाएगा, अर्थात गैस पे कुछ बल लगाएगा, तो पिस्टन क्या करेगा, गैस पे कुछ कार्य करेगा। तो गैस पर किया गया कार्य कितना है, तो हम लोग दोनों निकाले उसको। हमने मान लिया पहले पिस्टन यहाँ पे है, और जैसे हमने कुछ वेट रख दिया यहाँ पे, ये रख दिया वेट, पिस्टन खिसक के नीचे आ गया, कितना खिसक गया, डेल्टा एक्स खिसक गया। तो आयतन में कितना परिवर्तन हो गया, तो आयतन में हमने मान लिया जो परिवर्तन हो गया वो डेल्टा वी का हो गया। अब डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी देखो इस प्रकार से अभी जो निकाला था हमने माना था अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ये है, और ये विस्थापन कितना है, या बेलन के दो, बेलन का आधार का क्षेत्रफल ये हो गया, बेलन की ऊंचाई या लंबाई कितनी हो गई, वो हो गई अपनी डेल्टा एक्स। तो ये हो गया आपका आयतन में परिवर्तन। अब ध्यान से देखना आप लोग, जो ये आयतन में परिवर्तन है वो आयतन में कमी है। पहले देखो गैस का आयतन इतना था, इतने में गैस भरी हुई थी, जैसे हमने वजन बढ़ा दिया इस पे तो क्या हो गया, ये नीचे आ गया बेलन, जो बेलन का जो पिस्टन है वो नीचे आ गया, बी से ए डैश स्थिति में आ गया। मतलब पहले आयतन ज्यादा हुआ करता था, और आयतन कैसा हो गया, अब आयतन कम हो गया। तो इसको हम किया गया कार्य निकाले, तो जैसा हमने अभी निकाला था हम लोगों ने सीधा, कि जो किया गया जो कार्य होगा डेल्टा डब्ल्यू वो क्या हो जाएगा, पी इंटू डी। लेकिन ये कैसा हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, जैसा सेम अभी हल किया था उसी प्रकार से। माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आयतन में कमी हो रही है। पहले आयतन में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। पहले आयतन इस स्थिति से स्थिति में जा रहा था, पहले ऐसे समझ लो, पहले आयतन ये था, फिर ये हो गया था। लेकिन अब क्या हो रहा, अब पिस्टन यहाँ पे है, और जैसे हम वजन बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, तो अर्थात आयतन में क्या हो रही, कमी हो रही है। आयतन में कितने की कमी हो रही है, ये डेल्टा वी की कमी हो रही है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य को देखो हमने ऐसे लिख दिया, P इंटू वी, जो कि हमने अभी निकाला था, लेकिन v को हमने क्या लिख दिया, माइनस में लिख दिया। क्यों, क्योंकि आयतन में वो क्या है, कमी को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से निकाय पर किया गया कार्य कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस का p इंटू डी, और निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर अभी हम लोगों ने निकाला है p इंटू डी। या इसी को ऐसे कह लो, मान लो कि अगर मान लो हम v1, पहले आयतन v1 हुआ करता था जब यहाँ पे था, और फिर हमने मान लो आयतन जब इस पे वजन रख दिया थोड़ा सा, तो ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, तो आयतन घट के कितना हो गया, v2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, तो हमने ऐसी स्थिति में किया गया कार्य निकाला है डी मतलब w निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, पहले आयतन था अपना v1, तो फिर आयतन कितना हो गया, v2 हो गया, और इसको हमने क्या रख दिया, ये dw का निकाल रहे हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसका मान रख दो आप लोग, तो हो जाएगा p dv ए माइनस ए v1 ए v2। तो देखो माइनस pv, इसको ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लो, अपर लिमिट v2 माइनस का v1, ये हो गया डन। तो देखो जो हमने अभी पहली स्थिति में निकाला था किया गया का सेम ही है। तो इस प्रकार से देखो हम लोगों ने क्या देखा कि किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य और निकाय पर किया गया कार्य कितना होता है, वो होता है
गैस द्वारा पिस्टन पर आरोपित दाव तथा आयतन में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर। लेकिन अगर निकाय पर कार्य किया जा रहा है, ध्यान से समझना, निकाय पर कार्य किया जा रहा है तो उसको हमने कैसे ले लिया, नेगेटिव। लेकिन निकाय द्वारा किया गया कार्य किया जा रहा है, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है तो वो कैसे निकाला था भैया, हम लोगों ने निकाला था, वो क्या था, पॉजिटिव आया। तो इस प्रकार से देखो अपना ये क्या हो गया, निकाय द्वारा निकाय पर किया गया कार्य। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ और चीजें देखेंगे, विभिन्न प्रकार के जो ऊष्मागतिक जो थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस होते हैं, प्रक्रम होते हैं, उसको हम लोग कल या अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। चलिए धन्यवाद।